हाय मेरे जेकेडी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार लास्ट क्लास में हमने हमारा डिसोल्यूशन है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। और वो चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सही बताऊँ ना यार, लिटरली बहुत ईजी चैप्टर है। लिटरली फैक्ट है ये चीज़। अगर मैं इसको एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर या डेथ से भी कंपेयर करूँ ना तो ये बहुत ईजी है। और ज़्यादातर पेपर्स में ये देखा गया है कि जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, जो अभी हम करने जा रहे हैं थोड़ी, ठीक है। और जर्नल एंट्री का अगर क्वेश्चन आपका आ गया 4 या 6 नंबर का, तो ये समझ लो कि वो ब्लेसिंग है सीबीएसई से। क्योंकि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 4 एंट्रीज 4 मिनट या उससे कम में हो जाती हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आया, 6 एंट्रीज या उससे 6 मिनट या उससे कम में हो जाती हैं। और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत जल्दी कर लेता है इस क्वेश्चन को, और फ्री फंड के मार्क्स जो है आपको मिल जाते हैं। मतलब फ्री फंड के नहीं, ऑब्वियसली आपने मेहनत करी है, बट अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इतने एफर्ट्स उस क्वेश्चन में आपको नहीं डालने पड़ते जितने एडमिशन में। भैया डब्बा बनाओ रीवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, शेयर्स वाले में अच्छे से पढ़ो भैया। आधे पेज का तो उसका क्वेश्चन ही होता है शेयर्स वाले का, जिसमें 8, 10, 12 एंट्रीज आपको करनी पड़ती, तब जाके 6 नंबर। यहाँ पर 4 एंट्री में 4 नंबर या 6 एंट्री में 6 नंबर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि एक बार आपने ये चैप्टर लपक लिया, एक बार ही आपने ये चैप्टर लपक लिया बस, तो बस आप समझ जाओ बेड़ा पार है आपका इस चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था आपको, जब हमने मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन खत्म किया था और वो क्लास लेंदी हो रही थी, तो मैंने क्या बोला था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एडू कैप्टन का टाइम टेबल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एकेडमिक टाइम टेबल है और फैकल्टीज बहुत मेहनत कर रही है, मैनेजमेंट बहुत मेहनत कर रही है, मतलब पूरी एडू कैप्टन की टीम लगी हुई है यार बोर्ड्स में बच्चों के मार्क्स लेकर आने। बच्चों के मन से वो जो बोर्ड्स का डर है ना, उनको लगता है यार बोर्ड्स में मार्क्स लाना एक बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत इजी होता है। जैसे जैसे आपको क्लासेस मिलती जा रही हैं आप उनको देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। अपने नहीं बनाने तो एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट मिल जाएंगे, मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड ऑन एडू कैप्टन चैनल, ठीक है। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान से समझना, एक एक एंट्री लॉजिकल है, ध्यान से समझना। अब डिसोल्यूशन में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? डिसोल्यूशन में हम बनाते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो अकाउंट प्रॉपर, उसी में हम डिस्क्रिप्शन समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल, कई बच्चों को नहीं पता होता। नॉमिनल नेचर का मतलब है जितने भी आपके लॉसेज हैं या फिर एक्सपेंसेस हैं वो इसके डेबिट में जाएंगे, और जितने भी आपके प्रॉफिट्स या फिर इनकम्स हैं वो क्रेडिट में जाएंगी, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे पहली चीज आपको करनी होती है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या? बिजनेस बंद कर रहे हैं तो अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंट्स क्लोज करने के लिए सबसे पहली चीज आपको करनी है अपने एसेट्स को जीरो। क्या करना है? अपने एसेट्स को जीरो। अब ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स को जीरो कर रहे हो दैट मीन्स एसेट्स को कम कर रहे हो, और एसेट्स को कम करते हैं तो क्या करते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट गाइड बोलते हैं कि हम एसेट्स को क्रेडिट करते हैं तब जाकर वो कम होते हैं। तो कर रहे हैं तो एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, और लॉस हो रहा है हमारा ये, तो रियलाइजेशन डेबिट टू सन्डी एसेट्स, ठीक है। अब मैं हर एंट्री का आपको ऐसे लॉजिक नहीं बताऊंगा, मैं पहले समझ लो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ठीक है। बस ये समझ लेना कि मोर और लेस यही एंट्रीज आपकी हर क्वेश्चन में होती है अगर एसेट ट्रांसफर करने हो। अगर वो आपको इंफॉर्मेशन दे दे कि यार एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो ये एसेट्स थे, तो आपको क्या करना है? उन सभी एसेट्स को क्रेडिट कर देना है, और जो उनका टोटल आ जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट चला जाएगा, क्योंकि उतना हमारा लॉस हो गया यार, जीरो कर रहे हैं ना हम एसेट्स को। अच्छा, सारे एसेट्स नहीं जाते, ये बात याद रखिए, सारे एसेट्स नहीं जाते। कैश एंड बैंक नहीं जाता, क्योंकि इसी से ही तो पेमेंट करनी है। हम सारे एसेट जीरो करके उन्हें बेचेंगे, फिर उनसे पैसा आएगा, फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट, जैसे हमने सेक्शन 48 में पढ़ा था, ठीक है। तो कैश एंड बैंक नहीं जाता। उसके अलावा सारे एसेट्स जाते हैं, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, एट देयर ग्रॉस वैल्यू। अगर किसी एसेट में से उसका प्रोविजन माइनस हो रखा और नेट अमाउंट लिखी है बाहर, तो हम ग्रॉस वैल्यू डालेंगे, प्रोविजन अलग से डालते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे डेटर्स है 1 लाख, उसमें से नीचे माइनस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, और अमाउंट वाले कॉलम में 90,000 है, हम 1 लाख डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपके फिक्टिशियस एसेट होते हैं वो कभी नहीं जाते,
ठीक है, लाइक आपका डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हम सेम एडमिशन चेंज इन पीएसआर में भी करके आ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये सारे रियलाइजेशन में नहीं जाते। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है, जहां पर हम अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रियलाइज करेंगे, सेट वो क्लोज हो जाए, जीरो हो जाए, या बिजनेस बंद हो रहा है। अच्छा, ये कोई टिपिकली ये एसेट तो होता नहीं फिक्टिशियस एसेट, बट ये तो लॉस होता है, लॉस का नेचर होता है, टू बी रिटर्न ऑफ। तो अब हम उसको राइट ऑफ कर देंगे बाय पासिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो हेंस आपके सामने डेबिट हो गई। ये सारे डेबिट बैलेंस होता है इनका, अब ये खत्म हो रहे हैं, क्रेडिट हो गए। तो एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका फिक्टिशियस एसेट होगा। ठीक है, अभी तक दो एंट्री कराई, पहली एसेट ट्रांसफर करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लॉस हो रहा है, एसेट खत्म हो रहे हैं तो क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट। अगर कोई प्रोविजन अलग से आ रहा है और वो एसेट से रिलेटेड प्रोविजन है, और हम कई बार माइनस करके दिखाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सेट्रा। तो ये जितने भी प्रोविजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम माइनस करके तो नहीं दिखाते, लेकिन वो है तो एसेट से रिलेटेड ना, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बनाया जाता है ना, तो एसेट से रिलेटेड जितने भी आपको प्रोविजन या रिजर्व दिख जाए, वो सारे भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे, बस उनकी एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि वो एसेट के ऑपोजिट नेचर के, लाइबिलिटी नेचर के होते हैं, और लाइबिलिटी कम हो रही है तो भी जीरो कर रहे हैं, डेबिट हो गई आपके सामने, और रियलाइजेशन प्रॉफिट, अब लाइबिलिटी तो ये तो प्रॉफिट का सीन हो गया ना, तो रियलाइजेशन आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये एंट्रीज के एक बार लॉजिक पकड़ लो ना, फिर पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे आप एंट्री। ठीक है, उसके बाद अब हमने हमारे एसेट्स का तो देख लिया, अब चलते हैं लाइबिलिटीज को कैसे क्लोज। लाइबिलिटीज को भी जीरो कर रहे हैं, और रूल है जब भी लाइबिलिटी कम होगी डेबिट होगा, अभी हमने ऊपर भी देखा। प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी जीरो हो रही है, तो अब एसेट जीरो हो रहा था तो लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओनली थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज और आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियल। देखा ना, तीन टाइप्स की लाइबिलिटी होती है, एक हो गई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी, पार्टनर्स लोन, तीसरा पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर कैपिटल को छोड़ के जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है सिर्फ वही जाती है, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक लोन, सिर्फ यही जाती हैं, उसके अलावा नहीं जाती हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, उसकी अलग से पेमेंट होती है, देखा सेक्शन 48। के अलावा अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व आ रहा है आपका रियलाइजेशन सॉरी बैलेंस शीट में, अब वो भी लाइबिलिटी साइड पे आएगा, तो हम क्या करते हैं, जैसे फिक्टिशियस एसेट हमने राइट ऑफ करे थे, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स, क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसीलिए पीएनएल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व में भी आपको रिजर्व दिख जाएंगे आपकी लाइबिलिटी साइड पे, जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का नेचर होता है, वो हम पार्टनर्स कैपिटल को, कैपिटल बढ़ रही है, इसे क्या हो गई आपके साथ क्रेडिट का लॉजिक है, ये तो आप पहले भी करके आ रहे हो। प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं होता, इवन दो वर्ड फंड यूज होता है तो कहीं रिजर्व समझ लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं, वो एक शॉर्ट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज को पे करनी होती है, और वो आप बाकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज तरह रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो, ये बात याद रखिएगा, इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है विच एक्सपेक्टेड टू अराइज, ठीक है, अगेंस्ट एनी फंड और रिजर्व, इसका इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी अराइज होने वाली है फ्यूचर में, तो हमने रिजर्व या फंड पहले से बना रखा था, ज्यादातर एक ही आता है पेपर में, जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैं लग रहा था फ्यूचर में वर्कमैन कंपनसेशन क्या कोई लाइबिलिटी अराइज होगी, तो हमने पहले से रिजर्व बना लिया, तो वो रियलाइजेशन या फिर पार्टनर्स कैपिटल, दोनों में से एक चीज होती है, या दोनों भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। ठीक है, इसके भी मैं आपको केसेस करवाऊंगा, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने इसकी 2 क्लासेस जर्नल एंट्रीज को डिकोड कर दिया, इतनी इंपॉर्टेंट। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपके लिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास मेरे को पता थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा खिंच जाएगी, बट मैं चाहता हूं आप लोगों का इतने अच्छे से जर्नल एंट्रीज हो जाए कि आपको कोई टेंशन ही ना रहे, क्योंकि ज्यादातर चांसेस इसी। ठीक है, चलो
तो इफ एनी लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू अराइज अगेंस्ट एनी फंड और रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक ही एग्जांपल होता है। तो आपको अगर एडजस्टमेंट में उससे रिलेटेड लाइबिलिटी दी तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, लेकिन ओनली अप टू लाइबिलिटी अमाउंट, ओनली अप टू लाइबिलिटी, ठीक है। और अगर बैलेंस बच जाए तो वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब इसके केसेस क्या क्या बनते हैं। केस नंबर 1, नो लाइबिलिटी। इसका क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूट रियलाइजेशन में जाएगा ही नहीं, कि रियलाइजेशन में जाने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि लाइबिलिटी अराइज होनी चाहिए, लाइबिलिटी नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट। केस नंबर 2, लाइबिलिटी है बट लाइबिलिटी इज लेस देन रिजर्व, तो रियलाइजेशन में जाएगा ओनली अप टू रिजर्व, ओनली अप टू लाइबिलिटी अमाउंट, और बैलेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बैलेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट का क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी बस मैं आपके सामने केसेस लिख रहा हूं, ठीक है। तो रियलाइजेशन में जाएगा लाइबिलिटी जितना, जैसे अगर सपोज करो रिजर्व 10,000 का है और लाइबिलिटी आई 5,000 की, या फिर इसको कर ले 6,000 की, तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा 6,000, बाकी का 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। केस नंबर 3, लाइबिलिटी इक्वल्स रिजर्व, 10,000 का रिजर्व बनाया था और 10,000 की ही लाइबिलिटी अराइज हो गई, ऐसे में पूरा का पूरा रियलाइजेशन में 10,000 का 10। अच्छा, पेमेंट की एंट्री अलग होगी, अभी तो हम सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा वो देख रहे हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हर बार ही जाता है, ये रूल है, उसके कोई केसेस नहीं, कोई एक एसेट से रिलेटेड है, ये एक लाइबिलिटी से रिलेटेड है जो अराइज नहीं हुई थी उस, अब अराइज हुई है तो हमें एडजस्टमेंट में वो इंफॉर्मेशन देगा, केसेस बनते, पेमेंट की एंट्री अलग है। केस नंबर 4, अब लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा है रिजर्व से, अगर लाइबिलिटी 12,000 की है, रिजर्व आपने सिर्फ 10,000 बना रखे थे, ठीक है, तो ऐसे में आपका रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन कितना जाएगा 10,000 ही जाएगा, ज़्यादा तो आप डाल ही नहीं सकते ना। पेमेंट की एंट्री अभी सीखेंगे हम, ठीक है, इसका पूरा एक एग्जांपल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि यार एसेट जब ट्रांसफर हो तो कैसे होंगे, लाइबिलिटी जब ट्रांसफर हो कौन कौन कैसे होंगे। अब बात करते हैं, एसेट्स रियलाइज हो गए, से पैसा आ गया, अब वो भले ही एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, सबकी एंट्री से याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता अनरिकॉर्डेड भी है या रिकॉर्डेड भी। तो अगर आपने एसेट बेच दिया और कैश, तो कैश और बैंक आपका बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सिंपल सी आपकी एंट्री है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बुक वैल्यू से एंट्री नहीं होती। अब एक बार ही जब आपने अपने एसेट्स को जीरो कर दिया तो बुक वैल्यू को भूल जाओ, बुक वैल्यू से अब कोई एंट्री नहीं होगी, अब ये सीधा जो एंट्री होगी ये एग्रीड वैल्यू से होगी, एग्रीड वैल्यू। जैसे सपोज करो हमारा 1 लाख का फर्नीचर था, लेकिन बिका सिर्फ 80,000 का, तो हमें लेना देना नहीं है 1 लाख का था कितने का था, वो हमने जीरो कर दिया, अब 80 का बिक गया, कैश एंड बैंक में डेबिट कितना आ गया 80, एग्रीड वैल्यू। अभी हमारा प्रॉफिट हो गया क्योंकि हम तो जीरो करे बैठे थे ना उसको, और उससे अब पैसा आ गया, हमें प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, सिंपल सी बात। सारी आपको मैं रूल बता रहा हूं दैट आप याद कर सको। अगर बाई चांस हमारा कोई एसेट जो है वो पार्टनर ले जाए, ठीक है, कई बार होता है हमारा कोई एसेट पार्टनर ले जाता है, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं, और रियलाइजेशन प्रॉफिट तो आई है ना, हमने तो जीरो माना हुआ था, अगेन एग्रीड वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू पे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, कैपिटल हम उसकी कम करेंगे कि हमारा एसेट लेकर जा रहे हैं, हम उतना पैसा उसको कैपिटल में से नहीं देंगे, कैपिटल कम, डेबिट, प्रॉफिट हो गया टू रियलाइजेशन। और तीसरा केस होता है एसेट रियलाइजेशन में, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, हमारा कोई एसेट जो है वो यूज हो गया क्रेडिटर की या किसी लाइबिलिटी, जरूरी नहीं क्रेडिटर, किसी भी लाइबिलिटी, बैंक वाले उठा गए या कुछ, तो इस केस में नो एंट्री होती। अगर फुल सेटलमेंट है तो इस केस में नो एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता एसेट ज्यादा का था या लाइबिलिटी। जैसे सपोज करो केस 1 हो गया कि एसेट था हमारा 1 लाख रुपए का, और लाइबिलिटी थी हमारी सपोज करो 1,20,000, और क्वेश्चन में बोला दी लाइबिलिटी या फिर द क्रेडिटर
टेक्स आवर एसेट ऑफ 1 लाख एट फुल सेटलमेंट। हम नो एंट्री करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता या लाइबिलिटी ज्यादा थी ये वो एक्सेट्रा, फुल सेटलमेंट लिख दिया तो हिसाब खत्म। अब नो एंट्री का क्या लॉजिक है, देखो एसेट हमारा गया, प्रॉफिट रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी की पेमेंट हुई, उस केस में रियलाइजेशन डेबिट होता है, लॉस है ना हमारा, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन कोई एंट्री की सेंस नहीं बनी, तो नो एंट्रीज, ठीक है। और अगर पार्ट सेटलमेंट हुई, जैसे अगर इसी में मैं केस नंबर 2 देखूं, फर्स्ट वाले में केस नंबर 2 देखूं, एसेट हमारा 1 लाख का था लेकिन लाइबिलिटी हमारी 80,000 की थी, और क्रेडिटर टेक्स ओवर आवर एसेट, ठीक है जी, एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 80,000 फुल सेटलमेंट। तो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट हमारा ज्यादा का था तब भी नो एंट्री हो। दूसरा केस है हमारा पार्ट सेटलमेंट का, में एक क्रेडिटर या एक लाइबिलिटी हमारा एसेट तो ले जाता है लेकिन वो पार्ट पेमेंट में लेके जाता है, उसकी एग्रीड वैल्यू कम लगाता है और बाकी की पेमेंट हमें उसे कैश में करनी होती है। जैसे कि सपोज करो केस नंबर 1, एसेट था 1 लाख का, लाइबिलिटी भी थी सपोज करो 1 लाख सपोज, और वो बोलता है आवर क्रेडिटर टेक्स आवर एसेट ऑफ 1 लाख एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 50,000, बस इतना लिखा हुआ है। वो कितनी वैल्यू पे लेकर गया, 50,000 पे, हमें लेना देना नहीं, एसेट की वैल्यू 1 लाख थी, 50,000 पे लेकर गया है, तो वो 50,000 तक की नो एंट्री करें, मतलब 50,000 तक की लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई। बाकी के जो बचे हुए 50,000 है हम उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है, बाकी के जो बचे हुए 50,000 है हम उसकी पेमेंट करेंगे, और उस पेमेंट की एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू कैश स्लैश बैंक, आप आगे भी देखोगे, ठीक है, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एसेट इतने का था इतने में ले गया, एग्रीड वैल्यू लिख दिया तो एंट्री हमेशा एग्रीड वैल्यू, और पेमेंट सिर्फ बैलेंस की होगी, और जो एसेट ले गया जितने से उसका अकाउंट सेटल हो गया उसकी कोई एंट्री नहीं। अब देखो ये एसेट्स के रियलाइजेशन के सारे केसेस यहां पर खत्म हो, इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन। अब ये रूल है सीबीएसई की गाइडलाइंस में दे रखा सिलेबस में, जब भी हमें टेंजिबल एसेट, ठीक है जी, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सारे टेंजिबल एसेट हो गए, जब भी किसी एसेट की रियलाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम मानते हैं कि वो बुक वैल्यू पे रियल। लेकिन अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उनमें जीरो मानते हैं कि वो बिके ही नहीं। अब आते हैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन बैंक, क्योंकि लॉस हो रहा है आपका, लाइबिलिटी जिनको आप जीरो माने बैठे थे अब पेमेंट करनी पड़ रही है तो लॉस, और बैंक कम हो गया, एसेट कम तो क्रेडिट। अगर हमारी कोई लाइबिलिटी हमारा पार्टनर पे कर देता है और बोलता है मैं पे कर दूंगा, जैसे सपोज वाइफ का लोन था, बोला मैं पे कर दूंगा, ऐसे बड़े केस आते हैं, ए एग्रीड टू पे मिसिस ए लोन, तो मिसिस ए तो हमारे लिए लाइबिलिटी थी, पार्टनर लोन थोड़ी, पार्टनर वाइफ लोन, मैंने बोला ये सारे आउटसाइडर लाइबिलिटी हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, लॉस तो है ही, लेकिन हम पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, ठीक है। इफ नथिंग इज स्टेटेड रिगार्डिंग दिस, अच्छा वो वाला हो गया, हमने पीछे ही कर लिया, व्हेन द लायबिलिटी इज पेड थ्रू एसेट उसकी कर दी। इफ नथिंग इज स्टेटेड रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी देन इट शुड बी अज्यूम दैट द अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू। तो जैसे हमने टेंजिबल एसेट का देखा था, ऐसे ही अगर कोई लायबिलिटी है और उसकी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है, तो उस केस में हम मानते हैं कि आपने बुक वैल्यू पे ही उसकी पेमेंट करी है, ठीक है। चलो अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा केसेस में जो आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं, जैसे रियलाइजेशन। अच्छा ये हमने करा था रिवैल्यूएशन, एडमिशन में करा हमने, चेंज इन पीएसआर में भी करा हमने, तो हूबहू सेम है, चार ही केसेस बनेंगे आपके साथ। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय फर्म, तो एक्सपेंसेस हुआ है तो रियलाइजेशन डेबिट, और पेमेंट हुई है तो बैंक क्रेडिट, ठीक है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी पार्टनर बट बॉर्न बाय फर्म, ठीक है, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा क्योंकि बॉर्न बाय फर्म है, खर्चा तो फर्म का है, लेकिन हमारा बैंक नहीं कम हुआ क्योंकि हमने पेमेंट नहीं करी, हमारे बिहाफ पे पार्टनर ने कर दी, हमने उसकी कैपिटल बढ़ा दी, एक ही बार दे देंगे, कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो। अच्छा एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर, क्लियरली लिखा हुआ था क्वेश्चन में दैट एक्सपेंसेस बी बॉर्न बाय पार्टनर बट इट वर पेड बाय फर्म, तो इस पर्टिकुलर केस में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, उतना हम कम कर देंगे उसकी कैपिटल को, भैया उसका खर्चा हम पे कर रहे हैं और हमारा बैंक कम हो रहा है तो क्रेडिट।
और अगर वही एक्सपेंसेस बियर कर रहा है और वही पे कर रहा है तो हमारा तो कुल एंट्री। अच्छा, एक केस और जहां पर हम उसको रेम्यूनरेशन देते हैं, पार्टनर को हम क्या देते हैं, रेम्यूनरेशन। अब वो रेम्यूनरेशन इंक्लूसिव भी हो सकती है या फिर एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, ठीक है। वो रेम्यूनरेशन इंक्लूसिव भी हो सकती है या फिर वो एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन में स्पेसिफिक होगा। जब स्पेसिफिक नहीं है कि इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है तो हम एजम्पशन इस पे रखते हैं, एजम्पशन हम इस पे रखते हैं। अच्छा, जो रेम्यूनरेशन की एंट्री वो क्या हो गया, रेम्यूनरेशन अगेन फर्म का खर्चा तो रियल डेबिट, और हम उसको पे नहीं करेंगे, बस उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। प्लस, अच्छा ये एंट्री कंपलसरी है, प्लस इंक्लूसिव है तो वो बियर कर रहा है तो केस सी और डी में से किसी एक की एंट्री हो जाए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन। और अगर एक्सक्लूसिव है तो बॉर्न बाय फर्म हो गया तो ए और बी में कोई एक एंट्री, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके केसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसिव, जो भी आप क्वेश्चन देखोगे। अब चलते हैं, एक एक्स्ट्रा केस होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसिव में। एक जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, तो एक्सपेंसेस ए को बियर करने थे लेकिन पेमेंट बी ने कर दी, तो उस केस में ए जो है वो बी को दे देगा, तो ए कैपिटल डेबिट टू बियर करने थे उसकी कैपिटल डेबिट, जिसने एक्चुअली में पे कर दिया उसकी कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। लास्ट एंट्री जो अक्सर बच्चे करना भूल जाते हैं, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का आता है, वैसे तो वो नहीं आता, सिर्फ एसेट रियलाइज एंड लायबिलिटीज रियलाइज का आता है। तो फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हर प्रॉफिट करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर लॉस हो रहा है आपका तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया है। एंड फाइनली वो टाइम आ गया, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टाइम आ गया आपका इंफॉर्मेशन का, कि भैया एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे कोर्स लाइव है, जाकर चेकआउट करो, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इंक्वायर करो। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स आपको मिलते हैं, एआई मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलता है, और भैया सोने पे सुहागा हो गया 5 डेज मनी बैक गारंटी, ठीक है। तो मतलब ये तो अलग लेवल हो गया, और रिजल्ट्स तो हमारे हर बारी की तरह अच्छे आ ही रहे हैं और इंक्रीजिंग लेवल पे है, ठीक है, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 2022 में AIR1 सी एडू कैप्टन का बच्चा था, IP मैट 1324 एडू कैप्टन का बच्चा था, 30+ 30+ SRCC, 2020 टॉप कॉलेजेस में एडू कैप्टन के बच्चे भर भर के गए हैं, भर भर के, टेम्पो ट्रक में भर भर के गए हैं, ठीक है जी। 20+ SRCC, 10+ शहीद सुखदेव, और टॉप कॉलेजेस में मतलब हंसराज हिंदू बहुत भर भर के आए हैं, ठीक है। तो प्लीज आप भी एक बार इंक्वायर करो, मैं नहीं कह रहा कि जाके एनरोल करवा लो, पैसे इंक्वायर तो करो, चेक तो करो, अपने आप 5 डेज मनी बैक गारंटी चल ही रही है, अपना पता चल जाए। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन को, ठीक है। चलो, तो JK&L पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:1 on 31st March 2018 this firm was dissolved. On this date balance sheet showed a balance of 1,34,000 in debtors account and 14,000 in provision for bad debts. Both the accounts were closed by transferring their balances to realization. 4,000 of the debtors became bad, nothing could be realized from them on dissolution. K agreed to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration of 60,000. K also agreed to be a dissolution, ऊपर रेम्यूनरेशन की इंफॉर्मेशन दी, यहां पर बोल दिया इंक्लूसिव है रेम्यूनरेशन, फॉर विच ही वाज अलाउड अ लमसम पेमेंट ऑफ 4,000। तो रेम्यूनरेशन 16 प्लस खर्चों के लिए 4 अलग दिए, टोटल हो गए 20,000। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,500 आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4,000 दिए थे, खर्चा ज्यादा आया, उसको ही बियर करना था, लेकिन पेमेंट कर दी फर्म ने। क्या आपका हो गया केस नंबर 3, जो अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, ये वाला पेड बाय फर्म बॉर्न बाय पार्टनर, इंफॉर्मेशन दी आपको। लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड 37,000, पास फॉर द अबव ट्रांजैक्शन फर्म ऑन इट। सबसे पहली एंट्री होती है एसेट ट्रांसफर करने की, एसेट के नाम पे एक ही दे रखे थे डेटर्स 1,34,000। जब हम इनको ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट और 1,34,000 ने ट्रांसफर कर दिया। के बाद सेकंड लाइबिलिटी ट्रांसफर, लाइबिलिटी के नाम पे अच्छा 14,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा। अच्छा अभी सबका नहीं दे रखा, सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज नहीं है अभी, तो है वही डालेंगे हम। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ 14,000 इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। तो हमने ये डिस्कस किया था, अगर कोई एसेट से रिलेटेड है वो भी जाएगा पूरी अमाउंट का। फॉर बैड डेट्स डेबिट रियलाइजेशन, ठीक है, यही एंट्री होती है। 1000 हमने डाल दिया। ठीक है, अब कई बच्चों को लगता है, अब ये देखो जो एक्चुअल बैड डेट हुए वो कितने हुए, 4000। अच्छा डिसोल्यूशन में बैड डेट की तरफ नहीं देखना आपने, आपने अब डिसॉल्व कर रहे हो, अब ये देखो पैसा कितना आया बस। कई बच्चे क्या समझते हैं, वो एडमिशन रिटायरमेंट की तरह केसेस मैंने करवाए थे एक वीडियो। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट से ले लेंगे 4000 बैड, नहीं खत्म, अब कोई नया अकाउंट नहीं खुल सकता, कुछ नहीं, प्रोविजन भी जीरो हो गया सब कुछ। बस ये देखो पैसा कितना आया, डेटर्स कितने थे 134, अगर 4000 बैड हुए दैट मीन्स 130 के पैसे आ गए होंगे, अभी तो सिर्फ 4000 को बैड बोल रहे हैं, तो हम सिर्फ पैसे की एंट्री करेंगे, कोई लॉस बुकिंग करनी, हम अपने आप लॉस चला जाएगा, टेंशन मत लो। यहां पर हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेटर्स नहीं आ सकता रियलाइजेशन क्योंकि डेटर्स हम कर चुके हैं, और 134 में से 4 गए तो 1,30,000 आपका पैसा आया होगा। ठीक है, लाइबिलिटी कोई है नहीं और उसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं, बस एक थी, अच्छा ये रियलाइज होती नहीं, पेमेंट होती नहीं, तो हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे। अब करें एक्सपेंसेस के एग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 16,000 की, रेम्यूनरेशन 16,000 की, और 4,000 का तो ऊपर से और खर्चा दिया था, 16,000 तो आपके वो हो गए रेम्यूनरेशन, 4,000 ऊपर से खर्चे के लिए भी तो दिया था, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन, फॉर्म का तो एक्सपेंस है, डेबिट टू किसको दिया था भैया, ए को, केस कैपिटल, ब्रैकेट में हमने लिख दिए 16 + 4। कई बच्चे अलग एंट्री करेंगे, कोई फर्क नहीं, अलग एंट्री कर दो, लेकिन टाइम भी तो बचाना है, 20 से कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, 16 भी उसे ही दिए, 4 भी उसे ही दिए, और एंट्री भी जब सेम है और डेट भी सेम, अलग अलग क्यों करें। उसके बाद एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने आए थे, 6,500, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,500, जो कि किसने पे करे, फर्म ने। अच्छा बियर कौन कर रहा था, के, हम के की कैपिटल से तो काटेंगे ना भैया, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,500, बैंक, हमारा बैंक कम हो गया, हमने पेमेंट कर दिया एक्चुअल में 6,500। के बाद लॉस ऑन डिसोल्यूशन 37,000, अब लॉस करेंगे जे के एल, जे के एंड एल में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लॉस की एंट्री यही होती है। अच्छा 37,000 का हमें लॉस दिया हुआ 37, और रेशियो क्या है, 4, 5, 1, 5, 4 और 1, 10, 3700, तो 30 7 14 800 इसका हो गया, 37 14 18 500 इसका हो गया। ठीक है, यही होगा, देख लेते हैं, 14 और 18 हो गए 32, 32 35, और 3600 37,000, बिल्कुल ठीक, 4:5:1 आपके सामने आ गया, और ये हमने जर्नल एंट्रीज कर, देखो कितना ही टाइम लगा, मैं समझा भी रहा हूँ, उसके बाद भी कर रहा हूँ, आपको तो वहां पर पेपर में समझाना नहीं, फिर भी देख लो, अरे 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 6 एंट्रीज 6 मिनट 6 मार्क्स पूरे, क्या दिक्कत है बताओ। तो बच्चे इसमें भी इसको लीनियंट ले लेते हैं और पढ़ते ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट
चलो अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। रविशंकर मधुर ये पार्टनर्स थे फर्म में, रेशियो 7, 8, 9, 10, 7:2। फर्म डिसॉल्व हुई और सारे एसेट और लाइबिलिटी उसने हमारी तरफ से ट्रांसफर कर दिए। भला हो भैया, इसका भला हो, ठीक है जी। तो सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज उसने ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद की एंट्रीज हमें दी है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। चलो एक एक करके करेंगे। बेसिकली 4 है तो मोटा मोटा 4 या 5 एंट्री मैक्स टू मैक्स पास करेंगे। कोई लॉस कोई प्रॉफिट की एंट्री पास नहीं होती, एक्सपेंसेस भी कमाते। अच्छा प्रॉफिट दे दिया तो तब होगी, अदरवाइज अलग से। जैसे पहली एंट्री है डेटर्स अमाउंटिंग 1,40,000 पर हैंडेड ओवर टू डेट कलेक्शन एजेंसी। ऐसी होती है तो आपका पैसा निकलवा के देते, विच चार्ज 5% कमीशन, उसने 5% कमीशन चार्ज करी। मतलब ये नहीं बताया ना कितना उन्होंने निकाल के दिया, तो हम मानेंगे पूरा ही निकाल के दे दिया हमारा 1,40। तो चलो पहले इसकी एंट्री कर लें हम। तो जब भी डेटर से पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन। अच्छा आपको पूरा 140 से करना है, 140 से कर लो, 1,40 पूरा पैसा आया। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ कंबाइंड एंट्री, 1,40 में से इसका 5% माइनस कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने कमीशन चार्ज करी अपनी और वो हमने उनको होगी, तो उसकी एंट्री ऑपोजिट हो जाती है, रियलाइजेशन बैंक। तो अगर आप 140 से एंट्री करेंगे, यहां लिख दें 140, ठीक है, तो आपको अलग एंट्री करनी पड़ेगी कमीशन की, विच इज रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ठीक है, वो हो जाएगी 7,000 रुपये, 5%। और मैं प्रेफर करता हूं कंबाइंड एंट्री, मैं प्रेफर करता हूं कंबाइंड एंट्री, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर बैंक टू रियलाइजेशन, दोनों ही ठीक होती है, ये चीज मैं आपको बता दूं। तो बैंक में 140 माइनस 7, 133 से मैंने एंट्री पास कर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम किसी के अच्छा अभी सेकंड एंट्री पे नहीं जाएंगे, आगे की भी गेम बाकी है, आगे की भी गेम बाकी है अभी। द रिमेनिंग डेटर्स वर 47, बाकी के 47 के डेटर्स और थे, आउट ऑफ विच 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज द सेम बिकेम इंसॉल्वेंट। तो हम तो लॉस देख ही नहीं रहे, इंसॉल्वेंट बैड डेट देख ही नहीं, हम तो ये देख रहे पैसा कितना। 47 में से अगर 17 ने नहीं दिए तो कितने दिए होंगे, 30 ने, एंट्री भी कर देंगे। अच्छा अगेन आप चाहे तो अलग एंट्री कर सकते हो, बैंक टू रियलाइजेशन 30, नहीं तो मैं इसी में ऐड कर दूंगा 30,000। मैंने एक कंबाइंड एंट्री कर दी 160, ठीक है। जैसा बच्चे को प्रेफरेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही केसेस सारे ही तरीके आपके ठीक है। मैंने ब्रैकेट में क्लियरली लिख दिया, उसको समझ आ जाएगा। 140 माइनस 7 प्लस 30, उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 5,000 वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड बैलेंस क्रेडिटर्स वर हैंडेड ओवर द स्टॉक ऑफ 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 95। अच्छा अगर हम अपने लाइबिलिटी की पेमेंट एसेट के थ्रू कर रहे हैं, अगर हम अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट एसेट के थ्रू कर रहे हैं, तो इसकी तो नो एंट्री हो जाएगी, तो कोई एंट्री होगी नहीं, ठीक है। लेकिन जब हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, तो हम सिर्फ पेमेंट देखेंगे, एग्रीड वैल्यू, लॉस कितना हुआ प्रॉफिट कितना हुआ ये सब नहीं देख। फुल सेटलमेंट हो गया, इसकी नो एंट्री, सिर्फ उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,500 3,500 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये वाला। अब चलते हैं तीसरे पे। बिल रिसीवेबल ऑफ 2,000 डिस्काउंटेड विद बैंक was dishonored by its acceptor and same had to be met by firm। हमने एक बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवा रखा था बैंक से। डिस्काउंटिंग आप सब क्लास 11 में पढ़ के आ रहे होगे, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। जब हम आपका बिल होता है और हमें अर्जेंट पैसों की जरूरत, तो हम बिल वो बैंक को देते थे और बैंक हमें कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के पैसा देते थे। तो बैंक जब उससे बिल मांगने गया, बिल की पेमेंट मांगने गया, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, तो भैया उसने मना कर दिया, मेरे पास है नहीं, वो डिसऑनर हो गया। मतलब के बाद पेमेंट ही नहीं है तो हमें भी नहीं मिली होगी पेमेंट, और बैंक क्यों नुकसान भुगते उसमें, बैंक तो बस हमें एक फैसिलिटी दे रहा था। तो बैंक आके हमसे काट लेता पैसे, ठीक है, बैंक आके हमसे पैसे काट लेगा, तो इसकी एंट्री भी हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2000 का बिल था, 2000 हमने पूछा, कोई BR वर्ड नहीं आएगा, कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा, रियलाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 6000, इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7 8 9 10 में, 7 2 1 में एंट्री होती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नाम क्या था, रवि शंकर एंड मधुर, रवि शंकर मधुर। 6000, 600, 7 6 4200 इसका हो गया, 1400 इसका हो गया, सॉरी 1200 होगा, 1200 इसका, 600 इसका, 1200 600 1800 और 4200 6। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, बस एक बार कंसेप्ट पकड़ने की देर है, अपने आप आपके सारे क्वेश्चन सोच, अपने आप आपके सारे। चलो आ जाओ अगले पे चलते हैं। The firm of Manjeet, Sujit and Jagjit was dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of dissolution activity and will get 10% of value of assets realized. Sujit agreed to bear the realization expense. Assets realized 1,750,000. Realization expenses 90,000, which were paid for firms कैश फ्रॉम फर्म्स कैश। अच्छा, उसने बोला था मैं बियर करूंगा, फर्म को पेमेंट करनी पड़ी। 4,50,000 वर पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम पासिंग सेस। तो पहली एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊपर रिजोल्यूशन, उसको बोला था उसको मिलेंगे 10%। एसेट रियलाइज कितने करे, एसेट रियलाइज हुए 10,750,000। पहले इसकी एंट्री कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन। अच्छा, उसको जो कमीशन देनी है वो कंबाइंड एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि एंट्री अलग हो जाती ना। अच्छा, इधर जो हमने डेट वाले को दिया था कि हमने कंबाइंड एंट्री कर दी अमाउंट काट के, इसमें नहीं हो सकता। तो उसमें एंट्री सेम ही थी, अकाउंट सेम ही थे, ऑपोजिट थे बस। जैसे पहले जब आपको 140 मिले तो बैंक टू रियलाइजेशन 140 7,000 उनको देने थे, तो रियलाइजेशन टू बैंक, अकाउंट सेम है, ऑपोजिट अकाउंट ही बदल जाएंगे। जब आपको 10,750,000 मिले तो उसकी एंट्री क्या हो गई, बैंक टू रियलाइजेशन। और जब आप उसको दोगे सुजीत को तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू सुजीत कैपिटल। ये हम कंबाइंड एंट्री अमाउंट काट के नहीं कर सकते थे, हम उसको दे देंगे 1,00,000 रुपए सर। हाँ, 10% में कम कर देते हैं ना। ठीक है, यहां तक हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए थे 90,000 कि सुजीत ने पे करने थे, लेकिन पे हमने कर दिए, तो हम सुजीत की कैपिटल से काट लें। सुजीत कैपिटल टू बैंक 90,000 90,000 4,50,000 हमने क्रेडिटर्स को पे करे फुल पेमेंट में लेना देना नहीं, क्रेडिटर्स कितने पे करें हम तो उसकी एंट्री करेंगे। हो गई रियलाइजेशन पेड बैंक और 4,50,000। देख रहे हो आपके सामने 4 एंट्री, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगे। तो चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास एक ही वीडियो में सारे डाल दूंगा, फिर तो फास्ट फॉरवर्ड ही करके देख रहे होंगे। गौरव, सौरभ एंड वैभव, लो मेरा नाम भी आ गया है जानबूझ के। पर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म आफ्टर ट्रांसफरिंग। चलो भला हो इसका, अगेन उस सारे एसेट सारे लाइबिलिटी हमारे बिहाफ पे ट्रांसफर कर दिए। अब आपको एक एक करके दे रखा है, आ जाओ देखते हैं। मशीनरी विद बुक वैल्यू 6 लाख was taken over by Gaurav at 50%, taken over by Gaurav at 50%, and stock worth 5,000 was taken over by creditor of 9,000 in office। तो जब भी एसेट पेमेंट हो, लाइबिलिटी की पेमेंट हो एसेट के थ्रू और फुल सेटलमेंट उसने लिख दिया, नो एंट्री। अगर सपोज करो मैं फुल सेटलमेंट यहां से हटा दूं फॉर द टाइम, बस इतना लिखा हो स्टॉक ऑफ 5,000 वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 9,000, तो फुल सेटलमेंट अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते जब तक लिखा ना हो। दैट मींस बाकी के जो बैलेंस 4,000 हैं क्रेडिटर्स के, तो हमने पे करे होंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 4। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब तक फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तब तक हम अपनी तरफ से नहीं मान सकते। हिंदी की एंट्री होगी 6 लाख
वाज टेकन ओवर बाय गौरव। गौरव हमारा पार्टनर है एट 50%। की मशीनरी कोई लेना देना नहीं, वो कितने में एग्री करके ले गया वो मैटर करता है। तो 6 लाख की 3 लाख में ले गया। तो हम क्या करेंगे, गौरव की कैपिटल हम कम करेंगे। तो गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख की आधे प्राइस में ले गया। ये लेना देना नहीं कितना था, कितने में ले गया दैट मैटर। सेकेंड, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी बुक वैल्यू 3 लाख थी, 4 लाख की बिक गई ब्रोकर के थ्रू, और ब्रोकर ने 2% कमीशन चार्ज करी। प्राइस पे चार्ज करते हैं हमेशा, बात याद रखना, हमेशा उतने पे क्या जी। वो 2% 4 लाख का करेंगे, कितना आ जाएगा 8,000, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगेन कंबाइन एंट्री कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन। कंबाइन एंट्री वहां हो सकती है यहाँ पर जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो वो सेम हो। जब सेम ही एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, तो अमाउंट प्लस होके, जब ऑपोजिट होगी बैंक टू रियलाइजेशन, सेकंड एंट्री रियलाइजेशन बैंक, तो अमाउंट माइनस हो। 4 लाख का बिका, 8% 2% कमीशन 8,000 माइनस करा, ये आ गया 3,92 एंट्री करती। थर्ड पार्ट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 76,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स और थे, उनको हमने 76,000 फुल सेटलमेंट में दे दिए। तो इसकी एंट्री कर देते हैं पहले, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट 76,000। हमें नहीं पता कितने के क्रेडिटर्स बचे थे, हमने जितनी पेमेंट करी उसी के हिसाब से एंट्री करेंगे। और रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय वैभव फॉर ₹17,000। वैभव एसेट ले गया, तो वैभव कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 17,000 पे वो एसेट ले गया। फोर्थ, बैंक लोन ऑफ 3 लाख वॉज पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 21,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट की एंट्री अलग से नोट नहीं होगी, बुक्स बंद हो चुकी हैं, नया अकाउंट नहीं खुल सकता, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अकाउंट ऐसा कुछ नहीं खुलेगा, सीधा पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। इज रियलाइजेशन डेबिट, बैंक अकाउंट, लाख का लोन था, 21,000 ऊपर दिए तो 3,21,000। ठीक है, ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको अच्छे से आ गई है। तो मैं मजा आया ना यार, सब्सक्राइब जरूर करो। मुझे कहीं ना वो मजा कम होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आता, कमेंट ही नहीं करते हैं बच्चे। बोला था हार्ड भेजो, हार्ड ही नहीं भेज, लाइक करो वीडियो, करते ही नहीं, तो देख के चले जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करके चले जाते हैं। बच्चे गुन्ने होते जा रहे हैं डे बाय। यार ऐसे मत करो यार, हमें भी मोटिवेशन चाहिए लाइफ। मान लिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे, सारी एडुकैप्टन एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स फ्री अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, डेली प्रैक्टिस। लेकिन इतनी सी तो आप बियर कर ही सकते हो, कॉस्ट तो बियर कर सकते हो। लाइक कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल दिया है उस पर आप मैसेज कर दो, सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, या फिर कोई सजेशन दे दो, सर थोड़ा सा और इम्प्रूव, सर थोड़ा सा और एनर्जी से पढ़ाओ, सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, सर थोड़ा और एक्सप्लेन, कुछ तो करो। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आई एम टीचिंग डेड पीपल, वेरी बैड। एनीवेज कोई नहीं, तो पता है आप लोग जागोगे, धीरे धीरे जागोगे अभी। ठीक है, अभी आप ज़ॉम्बी की तरह स्लो चल रहे, आप तेज करोगे, तेज बनोगे। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगेन उसमें भी जर्नल एंट्रीज के ही क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।